क्योंकि लास्ट वीडियो हमने सुज़लॉन के ऊपर 1 साल पहले बनाया था, लेकिन अभी कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे सुज़लॉन के रीसेंट इवेंट्स और करंट इवेंट्स को कंसिडर करके एक नया वीडियो बनाने के लिए, जहां पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स ये बता रहे थे कि अभी सुज़लॉन का जो बिजनेस और फाइनेंशियल्स है उसमें कई सारे पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुए हैं, जिसके चलते कंपनी और उसका शेयर प्राइस दोनों फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करने का चांसेस रखते हैं। लेकिन कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स भी थे जिनका ये कहना था कि अभी सोलर एनर्जी और इंस्टॉलेशन का जो चार्जेस है वो लगातार कम होने की वजह से सोलर एनर्जी का जो बिजनेस है वो इंक्रीज होना चाहिए और विंड एनर्जी का जो बिजनेस है वो कम होना चाहिए, जिससे फ्यूचर में सुज़लॉन का बिजनेस हैम्पर हो सकता है, जिसकी वजह से कंपनी फिर से लॉसेस कर सकता है और डेट एक्यूमुलेट कर सकता है। और ये दोनों ही आर्गुमेंट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो इसीलिए आज की वीडियो में सुज़लॉन में जो रीसेंट और करंट डेवलपमेंट्स हुए हैं उसको कंसिडर करके हम एक डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, जहां पर हम इस कंपनी का बिजनेस एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, इसका वैल्यूएशन देखेंगे और उसके साथ साथ इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है उसका फेयर वैल्यू क्या होना चाहिए उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन ये एनालिसिस शुरू करने से पहले ही मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम वीडियो के स्टार्टिंग में सुज़लॉन का एक ब्रीफ हिस्ट्री डिस्कस करेंगे, जहां पर सुज़लॉन पहले 3 बार कैसे फेल हुआ और कैसे कमबैक किया उसके ऊपर एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे। लेकिन अगर आप सुज़लॉन के इस फेलियर और सक्सेस स्टोरी के बारे में ऑलरेडी जानते हैं तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि जहां से हम बिजनेस एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस शुरू करेंगे वहां से कहीं पर भी वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे माइन्यूट डिटेल्स कंसिडर करेंगे और डिस्कस करेंगे जो आप वीडियो स्किप करने पे मिस कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भी YouTube में वीडियोस अपलोड किए जाते हैं, क्या वो वीडियो अच्छे हैं या बुरे हैं, उसको YouTube एल्गोरिथम उस वीडियो पे मिलने वाले लाइक्स के आधार पर तय करता है। तो इसीलिए ऐसे क्वालिटी केस स्टडी के लिए अगर आप मुझे और मेरी टीम को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो ये जो वीडियो के ऊपर लाइक बटन है इसको प्रेस करके आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और आज की वीडियो के लिए हम स्पेसिफिकली टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक्स का, तो इसीलिए वीडियो को लाइक करके अपना कंट्रीब्यूशन देना मत भूलिए। और उसके साथ साथ स्टॉक मार्केट के इंपॉर्टेंट डेली अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका ज्वाइनिंग लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको केमिकल स्टॉक्स, सेफ स्टॉक्स, ईवी स्टॉक्स, रिन्यूएबल स्टॉक्स, ऐसे कई सारे मॉडल स्टॉक पोर्टफोलियोज भी मिल जाएंगे, तो आप जाके उसे भी चेक कर सकते हैं। और बाय चांस अभी तक अगर आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो इंडिया का टॉप 3 डिस्काउंट ब्रोकर्स का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, डीमैट अकाउंट के रिलेटेड कोई भी मदद के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैट सपोर्ट नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले सुज़लॉन एनर्जीज का एक ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करते हैं और उसके साथ साथ इस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है उसके ऊपर भी एक डिटेल डिस्कशन करते हैं। तो सुज़लॉन की जर्नी की शुरुआत होती है 1995 में, जहां पर तुलसी तांती, जो उस टाइम पे एक टेक्सटाइल बिजनेस ओनर थे, उन्होंने एक विंड टर्बाइन इंस्टॉल करवाया अपने टेक्सटाइल मिल के इलेक्ट्रिसिटी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। लेकिन ये विंड टर्बाइन इंस्टॉल करने के बाद जो पावर एफिशिएंसी उन्होंने देखा और उनके टेक्सटाइल फैक्ट्री में जो कॉस्ट सेविंग हो रहा था उससे वो बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हुए और उन्होंने सोचा क्यों ना एक विंड टर्बाइन कंपनी शुरू किया जाए और ऐसे जो कॉस्ट सेविंग विंड टर्बाइन पावर जनरेटर्स है उसको बाकी कंपनीज को बेचा जाए, क्योंकि अगर कंपनी को इलेक्ट्रिक कॉस्ट में सेविंग्स होता है तो वो डेफिनेटली इन सॉल्यूशंस को बाय करेंगे। तो इस तरीके से सुज़लॉन एनर्जीज का जर्नी स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे सुज़लॉन एनर्जी एक विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरर से विंड एनर्जी के एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडर बन गया। तो यहाँ पर विंड एनर्जी के एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडर का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कल टाटा पावर को एक विंड मिल इंस्टॉल करना है या एक विंड मिल फार्म एस्टैब्लिश करना है, तो वो क्या करेंगे, वो सुज़लॉन के पास आएंगे और वो बस अपना रिक्वायरमेंट बताएंगे और उसके बाद सुज़लॉन क्या करेगा, वो खुद ही विंड असेसमेंट सर्वे करेगा और जहां पर विंड पावर अच्छा है वहां पर ये खुद ही लैंड एक्विजिशन करेगा और उस लैंड पे साइट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट खुद ही करेगा, प्रोक्यूरमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, लॉजिस्टिक्स, विंड टर्बाइंस को कमीशन करना, ये सारा वो खुद ही करके एंड में टाटा पावर को इसका हैंडओवर दे देगा। और उसके बाद सुज़लॉन एक और ऑप्शन ये भी देगा कि अगर टाटा पावर चाहे तो सुज़लॉन ही इस विंड फार्म को मेंटेन करेगा और ऑपरेट करेगा ऑन बिहाफ ऑफ टाटा पावर। तो ये होते हैं विंड एनर्जी के एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स, जिसमें सुज़लॉन इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट प्लेयर्स। और इस पूरे एंड टू एंड सॉल्यूशंस में 2 ऐसे बिजनेस वर्टिकल है जहां से सुज़लॉन को 99% ऑफ द रेवेन्यू आता है, जिसमें पहला बिजनेस वर्टिकल है प्रोडक्ट्स का, जहां पर ये कंपनी विंड टर्बाइन जनरेटर्स बनाता है। और इन विंड टर्बाइन जनरेटर्स में सबसे पहला मॉडल सुज़लॉन ने बनाया था, उसका नाम था S52 और उसके बाद आया S56, S82, S88, S95 और S97। लेकिन अभी ये सारे मॉडल्स पुराने हो चुके हैं
और इसीलिए सुजलॉन इन सारे मॉडल्स का प्रोडक्शन नहीं करता है। लेकिन अभी सुजलॉन के 3 लेटेस्ट मॉडल है S111, S120 और S128 जो सुजलॉन करंटली प्रोड्यूस करता है और बेचता है। और उसके बाद दूसरा बिजनेस वर्टिकल है सर्विसेज का, जहां पर ये कंपनी ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस करता है, जहां पर एक बार विंड टर्बाइन इंस्टॉल होने के बाद उसका जो भी सर्विस का काम आता है, जो भी मेंटेनेंस का काम आता है या जो भी ऑपरेशन रिलेटेड एक्टिविटीज होता है, वो सब कुछ सुजलॉन ही हैंडल करता है। और ये जो 2 बिजनेस वर्टिकल है विंड टर्बाइन और सर्विस एंड ऑपरेशंस का, ये सुजलॉन के लिए 99% ऑफ द रेवेन्यू और प्रॉफिट्स जनरेट करता है। एंड ऑल्सो सुजलॉन स्टार्ट होने के बाद एक टाइम ऐसा आया जब सुजलॉन एशिया का ही बिगेस्ट विंड एनर्जी कंपनी था, और ये मुमकिन हो पा रहा था इसके यूनिक बिजनेस मॉडल की वजह से, जहां पर ये जो विंड एनर्जी का बिजनेस है ये यूजुअली कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस होता है, क्योंकि विंड फार्म लगाने में या विंड टर्बाइंस लगाने में बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। क्योंकि सुजलॉन ने ये नोटिस किया था कि इनके जो क्लाइंट्स है उनको सुजलॉन का जो बिजनेस प्लान है और सुजलॉन जो वैल्यू प्रोपोजिशन ऑफर करता है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट सेविंग एंड इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, वो सब कुछ बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। लेकिन 90% ऑफ द क्लाइंट्स इसीलिए ड्रॉप आउट हो जाते हैं क्योंकि इस विंड एनर्जी प्रोजेक्ट में अपफ्रंट जो पेमेंट होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। और इसी प्रॉब्लम को सुजलॉन ने एक यूनिक बिजनेस प्लान के थ्रू सॉल्व किया, जहां पर उनके क्लाइंट्स को उन्होंने ये बताया कि आपको अपफ्रंट बस 25% ऑफ द पैसा देना पड़ेगा, बाकी का जो 75% ऑफ द पैसा है वो हम बैंक से आपको लोन के रूप में अरेंज करवा के देंगे। और सुजलॉन ने बैंक्स को ये बताया कि जो भी विंड एनर्जी प्रोजेक्ट को बिल्ड करने वाले हैं वो इस लोन की गारंटी होगी, जिससे बैंक्स को भी सिक्योरिटी मिल जाएगा। इनकेस अगर डिफॉल्ट होता है तो बैंक्स इस विंड एनर्जी प्रोजेक्ट को ऑक्शन करके अपना पैसा रिकवर कर सकती है। तो इसीलिए यहाँ पर सुजलॉन के क्लाइंट्स भी खुश हो गए कि उनको बस अपफ्रंट 25% ऑफ द पैसा ही देना है, और बैंक्स भी खुश हो गए क्योंकि जो भी लोन वो दे रहे थे उसके ऊपर उनको गारंटी मिल रहा था। और सुजलॉन का यह बिजनेस मॉडल इतना ज्यादा हिट हुआ कि 2008 आते आते ऑलमोस्ट सारे बैंक्स सुजलॉन के जो क्लाइंट्स है उनको लोन्स देने लगे। और ये टाइम सुजलॉन के लिए वो टाइम था जब अमेरिका, जर्मनी, कनाडा हर जगह से इन्वेस्टर्स सुजलॉन में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते थे, बिकॉज सुजलॉन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वाज एशियाज बिगेस्ट विंड एनर्जी कंपनी। और आप बिलीव नहीं करेंगे, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दुनिया के बहुत सारे वेल रेप्यूटेड बिजनेसमैन ये मानते थे कि सुजलॉन हैज द पोटेंशियल टू बिकम वर्ल्ड्स नंबर 1 विंड एनर्जी कंपनी। लेकिन 2008 और 9 के बाद जो इवेंट्स हुए वो बहुत ही ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग था सुजलॉन के इन्वेस्टर्स के लिए और इंडिया के एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस कम्युनिटी के लिए, क्योंकि जो कंपनी दुनिया का नंबर 1 विंड एनर्जी कंपनी बन सकता था वो मैनेजमेंट के कुछ डिसीजंस की वजह से बिखरने वाला था। क्योंकि सुजलॉन के मीटियोरिक राइज की वजह से इसका मैनेजमेंट इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था कि इनको बस ग्रोथ ही नजर आ रहा था, लेकिन वो रिस्क को देखना भूल गए थे। और सुजलॉन की डाउनफॉल शुरू हुई इसके सीरीज ऑफ एक्विजिशन से, जहां पर ये कंपनी बहुत सारे विंड एनर्जी कंपनीज को हायर वैल्यूएशन पे एक्वायर करने लगा। और 2007 में सुजलॉन ने जर्मनी का एक कंपनी सेनवियन को एक्वायर किया, जो दुनिया में ही वन ऑफ द लीडिंग R&D एंड रिसर्च ओरिएंटेड विंड एनर्जी कंपनी था। और उस टाइम यह बताया जाता था कि सेनवियन का वैल्यूएशन अराउंड $1.2 बिलियन तक था, लेकिन सुजलॉन ने इसको एट अ हायर वैल्यूएशन, एट अ एक्सपेंसिव वैल्यूएशन ऑफ $1.6 बिलियन के लिए एक्वायर किया था। लेकिन सुजलॉन ने जो सारे एक्विजिशन कर रहा था वो सारा डेट लेके यानी कर्जा लेके कर रहा था, जिसकी वजह से कंपनी के ऊपर डेट और इंटरेस्ट बर्डन एक्यूमुलेट हो गया। और इसी डेट और इंटरेस्ट बर्डन के इशू को सॉल्व करने के लिए 2009 में सुजलॉन में सबसे पहला डेट रिस्ट्रक्चरिंग प्लान आया, जिसके चलते सुजलॉन को जिन्होंने भी लोन दिया था उन्होंने सुजलॉन को फोर्स किया टू सेल इट्स स्टेक इन हैंसन ट्रांसमिशन इंटरनेशनल, जो कि एक विंड गियरबॉक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और उसमें सुजलॉन का स्टेक 35% था, तो सुजलॉन ने अपना पूरा 35% स्टेक बेचा और $370 मिलियन फंड जुटाए। और ये 2009 का डेट रिस्ट्रक्चरिंग प्लान एक सक्सेस था, जहां पर इस प्लान ने सुजलॉन को फिर से स्टेबल बना दिया। लेकिन सुजलॉन ने इस मौके का फायदा उठाने के बदले उन्होंने जो पहले मिस्टेक किया था उसको फिर से रिपीट किया और फिर से उन्होंने अंधाधुन एक्विजिशन किया और कंपनी ऑपरेशनल लेवल पे भी बहुत ज्यादा इनएफिशिएंट रहा। और इस बार सुजलॉन के जो प्रॉब्लम्स थे वो 2009 से ज्यादा सीरियस थे, जहां पर सुजलॉन उसका जो डेट था उसको भी सर्व नहीं कर पा रहा था और उसके साथ साथ जो इंटरेस्ट बर्डन था उसको भी वो पे नहीं कर पा रहा था। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट सुजलॉन में लिक्विडिटी क्रंच भी हो गया था, यानी जो सुजलॉन के पास प्रोजेक्ट्स थे उसको एग्जीक्यूट करने के लिए भी सुजलॉन के पास पैसे नहीं थे। दैट मीन्स सुजलॉन वाज हेडिंग टुवर्ड्स अ बैंक्रप्सी। और इसी के रेस्पॉन्स में 2013 में सुजलॉन और उसके जो लेंडर्स यानी जिन्होंने सुजलॉन को पैसे दिए थे उन्होंने एक मीटिंग किया, जहां पर सुजलॉन का जो सर्वाइवल एबिलिटी था
उसके रास्ते में 3 मेजर चैलेंजेस थे। पहला चैलेंज था इमीडिएट बैंक्रप्सी, यानी कंपनी को इमीडिएट बैंक्रप्सी से बचाना था। दूसरा था लिक्विडिटी क्रंच, यानी कंपनी को वर्किंग कैपिटल की जरूरत थी। और तीसरा था सुज़लोन को लॉन्ग टर्म डेट सर्व करने के लिए फंड्स की जरूरत थी। और इन तीनों प्रॉब्लम्स में से जो सबसे पहला प्रॉब्लम था उसको सुज़लोन के लेंडर्स ने सॉल्व किया, जहां पर उन्होंने अराउंड 9,500 करोड़ वर्थ ऑफ लोन्स को रीस्ट्रक्चर कर दिया, जिससे सुज़लोन इमीडिएट बैंक्रप्सी से बच गया। और उसके बाद 2014 में पिक्चर में आए दिलीप सांघवी, जो कि सन फार्मा के फाउंडर हैं, उन्होंने सुज़लोन में 1,800 करोड़ इन्वेस्ट करके 23% स्टेक खरीदा। और इस 1,800 करोड़ के फंड ने सुज़लोन का जो दूसरा प्रॉब्लम था, लिक्विडिटी या वर्किंग कैपिटल प्रॉब्लम था, उसको सॉल्व कर दिया। और उसके बाद सुज़लोन अपना जो तीसरा प्रॉब्लम था, अपना जो लॉन्ग टर्म डेट सर्व करने के लिए जो फंड्स की जरूरत थी, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सुज़लोन ने अपना जो जर्मन कंपनी है, जिसको उन्होंने $1.6 बिलियन के लिए एक्वायर किया था इन द ईयर 2007, उसको उन्होंने 2015 में अराउंड 7,200 करोड़ के लिए बेच दिया, जिससे इफेक्टिवली 2015 में सुज़लोन के जो सारे प्रॉब्लम्स थे वो सारे खत्म हो गए एंड सुज़लोन किक स्टार्टेड अगेन, जहां पर कंपनी अपने क्राइसिस से भी बाहर आया और कंपनी प्रॉफिट भी कमाने लगा। जहां पर 2016 में सुज़लोन ने अराउंड 583 करोड़ का प्रॉफिट कमाया और 2017 में इसने 858 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। और इन प्रॉफिट्स के साथ साथ कंपनी ग्रोथ भी दिखा रहा था और मार्जिन इंप्रूवमेंट भी दिखा रहा था। एंड दिस वाज द पॉइंट वेयर इन्वेस्टर्स वेर रियली थिंकिंग दैट सुज़लोन कैन मेक अ बिग टर्न अराउंड और ये अपना 2008 का ग्लोरी फिर से रिक्लेम करेगा, ऐसा बहुत सारे इन्वेस्टर्स बिलीव भी करने लगे थे। लेकिन 2015 के बाद आप इसे सुज़लोन का बैड लक मान लीजिए, जहां पर दुनिया के बहुत सारे गवर्नमेंट्स ने ये जो विंड एनर्जी के ऊपर सब्सिडीज मिलता था उसको बहुत कम करना शुरू कर दिया या कंप्लीटली जीरो करना शुरू कर दिया, इंक्लूडिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया। ऐसे बहुत सारे कंपनीज जो सुज़लोन के मेजर मार्केट्स थे, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट सुज़लोन के ऑपरेशनल एफिशिएंसी पे पड़ा, जिसकी वजह से कंपनी फिर से धीरे धीरे डेट एक्यूमुलेट करने लगा। जहां पर 2019 आते आते कंपनी का जो डेट बर्डन है वो अराउंड 14,000 करोड़ तक पहुंच गया और सुज़लोन अपने 2013 के क्राइसिस पे वापस पहुंच गया था, जहां पर कंपनी के ऊपर इतना ज्यादा डेट बर्डन था कि ये कंपनी अपना इंटरेस्ट भी सर्व नहीं कर पा रहा था और उसके साथ साथ कंपनी के पास जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स थे उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कंपनी के पास वर्किंग कैपिटल भी नहीं था या लिक्विडिटी भी नहीं था। और फिर से सुज़लोन के बीच में और सुज़लोन को जिन्होंने पैसे दिया है, यानी सुज़लोन के जो लेंडर्स हैं, उनके बीच में एक मीटिंग हुआ, जहां पर लेंडर्स के लिए बहुत ही ज्यादा क्लियर था कि अगर वो सुज़लोन को बैंकरप्ट होने देंगे और एनसीएलटी के पास ले जाएंगे तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम लेंडर्स का मात्र 20% पैसा रिकवर हो सकता है। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि सुज़लोन को फिर से एक और चांस देते हैं रिवाइव होने का, ताकि अगर सुज़लोन फिर से रिवाइव होगा तो इसके एसेट के जो कॉस्ट है वो भी इंक्रीज होंगे और इनका जो डेट रिकवरी पॉसिबिलिटी है वो भी ज्यादा हो सकता है। और इसीलिए 2020 में कंपनी का जो डेट है उसको फिर से रीस्ट्रक्चर किया गया और उस प्लान के चलते कंपनी के प्रमोटर्स ने 392 करोड़ का कैपिटल इन्फ्यूजन करने के लिए एग्री किया और सुज़लोन ने ये जो 14,000 करोड़ का डेट है उसमें 3,600 करोड़ अगले 10 साल में चुकाने का एग्रीमेंट किया और बाकी का जो डेट है यानी जो रिमेनिंग डेट है उसको सुज़लोन के लेंडर्स ने ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और कंपलसरी कन्वर्टेबल डिबेंचर शेयर्स में कन्वर्ट किया विच आर पेएबल फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स। तो इस तरीके से सुज़लोन के जो लेंडर्स थे उन्होंने सुज़लोन को एक और चांस दिया कमबैक करने का और मे बी ये लास्ट चांस हो सकता है, क्योंकि इसके बाद देयर इज नो फर्दर स्कोप फॉर एक्सटेंशन। और अभी इस 2020 में हुए रीस्ट्रक्चरिंग के बाद अगर आप देखें तो सुज़लोन में जो ऑपरेटिंग लेवल पे जो प्रॉब्लम्स थे वो सारे सॉल्व हो चुके हैं और सुज़लोन अभी फिर से किक स्टार्ट हो चुका है। तो ये है सुज़लोन का अब तक का स्टोरी। लेकिन अभी तक जो हमने डिस्कस किया है उसको पर्सपेक्टिव में जरूर रखिए, क्योंकि जब हम इस कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट डिस्कस करेंगे तो उस टाइम जो हमें ऐसे कई सारे सवाल आंसर करने के लिए मदद करेगा जो हमें इसके पास्ट और फ्यूचर दोनों को कंसिडर करने पे ही मिल सकता है। लेकिन अभी भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स का ये सवाल है कि पहले 3 बार डेट रिस्ट्रक्चरिंग ऑलरेडी हो चुका है, दैट मीन्स सुज़लोन का जो बिजनेस है उसका डेट एक्यूमुलेट करने का एक ट्रैक रिकॉर्ड है जिससे कंपनी फिर से डेट एक्यूमुलेट कर सकता है, ऐसे कुछ इन्वेस्टर्स बोलते हैं। लेकिन कुछ और इन्वेस्टर्स ये भी बोलते हैं कि अभी सुज़लोन ने अपने बिजनेस में कुछ ऐसे चेंजेस किए हैं जिसकी वजह से जो पास्ट के मिस्टेक्स थे वो रिपीट नहीं होंगे और कंपनी डेट एक्यूमुलेट नहीं करेगा, बल्कि कंपनी फंडामेंटली इंप्रूव होगा, ऐसा कुछ इन्वेस्टर्स का कहना है। लेकिन असलियत में कंपनी का जो ग्राउंड लेवल है वहां पर क्या हो रहा है उसको समझने के लिए हमें इस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा, जो हमें ये बता सकता है कि कंपनी कौन कौन से एरियाज पे इंप्रूवमेंट कर रहा है और जो भी एक्शंस कंपनी ले रहा है उसका इंपैक्ट कंपनी के जो फाइनेंशियल नंबर्स है उसको कैसे चेंज कर रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के प्राइस चार्ट के बारे में, जहां पर आप देख सकते हैं टिकर टेप का जो इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट है वो अभी तक इस कंपनी का जो डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी है उसको हाई दिखा रहा है
और डेट रिस्ट्रक्चर होने के बाद भी ये डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी हाई क्यों है, उसका एक्सप्लेनेशन हमें मिलेगा जब हम कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स देखेंगे। और अभी के लिए अगर आप कंपनी का लास्ट 1 ईयर्स का रिटर्न्स देखेंगे तो इसने अराउंड 31.82% का रिटर्न्स डिलीवर किया है और इस एक साल के टाइम पीरियड में इसने 4.4 रुपीज का लो भी बनाया है और 11.2 रुपीज का हाई भी बनाया है। और इसके बाद अभी हम देखेंगे कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जहां पर अगर आप 2015 से डेटा देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है वो 2020 तक लगातार डिक्रीज हुआ है, जहां पर 2015 में कंपनी अराउंड 19,954 करोड़ का सेल्स करता था और वही 2020 में ये मात्र 2,973 करोड़ का सेल्स करने लगा था। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फ्रॉम 2015 टू 2020 विंड एनर्जी सेक्टर में जो इंस्टॉलेशंस हो रहे थे उसका नंबर लगातार इंक्रीज हो रहा था, लेकिन सुज़लॉन विंड एनर्जी में अपना मार्केट शेयर लगातार गंवा रहा था। और ऐसा भी नहीं था कि सुज़लॉन के पास ऑर्डर्स की कमी थी, क्योंकि सुज़लॉन का जो ऑर्डर बुक है वो भरा पड़ा था। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये था कि सुज़लॉन के पास ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने के लिए पैसे नहीं थे, लिक्विडिटी नहीं था या वर्किंग कैपिटल नहीं था, जिसकी वजह से इस कंपनी का जो सेल्स है वो 2015 से लेके 2020 तक लगातार रिड्यूस हुआ था। लेकिन अभी 2020 में डेट रिस्ट्रक्चर होने के बाद और कैपिटल इन्फ्यूजन होने के बाद सुज़लॉन का जो सेल्स है वो लगातार लास्ट 2 ईयर्स से इंक्रीज हो रहा है, जहां पर 2021 में इसने अराउंड 3,346 करोड़ का सेल्स किया और वही ट्रेलिंग 12 मंथ्स ने इसने अराउंड 4,588 करोड़ का सेल्स इसने किया है, विच इज एक्चुअली काइंड ऑफ गुड फॉर द कंपनी एंड ऑल्सो गुड न्यूज फॉर द इन्वेस्टर्स, क्योंकि कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो रिकवर हो रहा है, जो ऑब्वियसली ये दिखाता है कि कंपनी अपना जो मार्केट शेयर है वो धीरे धीरे गेन कर रहा है। तो अभी इस कंपनी के सेल्स के बाद अभी बात करेंगे कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में, जहां पर मार्च 2020 तक ये -856 करोड़ का ऑपरेटिंग लॉस करता था, लेकिन डेट रिस्ट्रक्चर होने के बाद मार्च 2021 तक इसने अराउंड 537 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बुक किया है। और वही ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक का डेटा अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने अभी तक अराउंड 718 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रजिस्टर किया है, विच इज एक्चुअली काइंड ऑफ गुड, क्योंकि लास्ट 2 ईयर से इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। और लास्ट 2 ईयर से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव में होने का और लगातार इंक्रीज होने का मेन रीजन है कि कंपनी अभी सिर्फ हाई प्रॉफिट प्रोजेक्ट्स पे ही बिड कर रहा है, जिससे कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि पहले कंपनी क्या करता था, कंपनी एग्रेसिवली बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे बिड करता था, जहां पर मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स वो बहुत ही कम मार्जिन पे करता था। लेकिन अभी कंपनी ने अपना बिजनेस स्ट्रेटेजी थोड़ा चेंज किया है और अभी सिर्फ हाई प्रॉफिट प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उसी पे ये ज्यादा बिड कर रहा है। और उसके बाद दूसरा रीजन है कंपनी बहुत ही ज्यादा कॉस्ट कटिंग कर रहा है, जिसकी वजह से कंपनी का जो एक्सपेंसेस है वो लगातार रिड्यूस हो रहे हैं, विच इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो इंक्रीज भी हो रहा है और पॉजिटिव में भी है। और अभी कंपनी ऑपरेटिंग लेवल पे प्रॉफिटेबल होना एटलीस्ट ये तो बताता है कि सुज़लॉन ने जो कमबैक प्लान एग्जीक्यूट करना शुरू किया है वो एटलीस्ट काम तो कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी जो ऑपरेटिंग लेवल पे जो प्रॉफिट्स जनरेट हो रहे हैं दे आर स्टिल नॉट सफिशिएंट टू मेक द इंटरेस्ट पेमेंट, जिसकी वजह से कंपनी अभी भी डेट एक्यूमुलेट कर रहा है। सो एज अ इन्वेस्टर यहाँ पर सुज़लॉन का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है क्या वो इंटरेस्ट पेमेंट मीट कर पाता है या नहीं कर पाता है, उसको आगे आने वाले क्वार्टर्स में ट्रैक करना सुज़लॉन के इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर सुज़लॉन के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स अगर इसके इंटरेस्ट पेमेंट को मीट कर पाते हैं तो ये सुज़लॉन के लिए बहुत ही अच्छा टर्न अराउंड चांस दे देता है। लेकिन वही अगर आने वाले फ्यूचर में एक लंबे टाइम के लिए अगर सुज़लॉन का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है अगर वो उसके इंटरेस्ट पेमेंट को भी मीट नहीं कर पाते हैं, इन दैट केस सुज़लॉन का जो 2013 और 2019 का जो स्टोरी है वो रिपीट होने का चांस भी रखता है। एंड फॉर दैट रीजन इन द कमिंग क्वार्टर्स ट्राई टू ट्रैक इट्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट वेदर इट विल मीट इट्स इंटरेस्ट पेमेंट और नॉट। लेकिन सुज़लॉन को जो इंटरेस्ट बर्डन पे करना पड़ता है उसमें एक खुशखबरी ये है कि अभी डेट रिस्ट्रक्चर होने के बाद कंपनी का जो इंटरेस्ट बर्डन है वो बहुत हद तक कम भी हो चुका है, जहां पर ट्रेलिंग 12 मंथ्स में ये जो 763 करोड़ का इंटरेस्ट बर्डन था वो लास्ट 10 इयर्स में सबसे लोएस्ट इंटरेस्ट बर्डन था। यानी अभी डेट रिस्ट्रक्चरिंग के बाद इंटरेस्ट बर्डन भी कम हो रहा है। अभी बस कंपनी को सही से अपना जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसको इंक्रीज करना है एंड इट हैज टू कम टू अ पोजीशन वेयर इट कैन पे इट्स इंटरेस्ट बर्डन फ्रॉम इट्स प्रॉफिट्स। और वही अगर आप कंपनी के नेट प्रॉफिट देखेंगे तो लास्ट 5 इयर्स से कंपनी लगातार लॉसेस कर रहा है और वही 2021 में 823 करोड़ का कैपिटल इन्फ्यूजन और अदर फाइनेंशियल एक्टिविटी से थोड़ा इनकम आया था एंड दैट्स व्हाई द प्रॉफिट इज 104 करोड़। लेकिन अगर आप इस अदर इनकम को माइनस करेंगे तो 2021 में भी कंपनी लॉस ही कर रहा था। एंड ऑफ कोर्स डेट रिस्ट्रक्चर होने के बाद कंपनी का जो लॉसेस है वो लगातार नैरो डाउन हुआ है, यानी कम हुआ है। लेकिन अभी भी कंपनी को अपना जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसको इंक्रीज करना है ताकि कंपनी अपना जो बॉटम लाइन नेट प्रॉफिट है उसको भी पॉजिटिव में लेके आए। एंड फॉर टाइम बीइंग द रियलिटी इज द कंपनी इज
स्टिल अ लॉस मेकिंग कंपनी और कंपनी को कुछ ना कुछ करके जल्दी जल्दी प्रॉफिट में आना पड़ेगा क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है वो बहुत ही अच्छा बिजनेस है। लेकिन बिजनेस चाहे जितना भी अच्छा क्यों ना हो बट इट कांट कीप मेकिंग लॉसेस फॉर एवर। और उसके बाद अगर आप कंपनी का डेट बर्डन देखेंगे तो 5 साल पहले इस कंपनी के ऊपर 11,414 करोड़ का डेट बर्डन था। 3 साल पहले इसका डेट बर्डन था 11,996 करोड़ और अभी डेट रीस्ट्रक्चरिंग के बाद इसका जो डेट है वो ऑलमोस्ट आधा हो चुका है एंड इट हैज कम टू अराउंड 6,640 करोड़। और इस डेट के कंपैरिजन में अगर आप कंपनी के कैश इक्विवेलेंट्स और इन्वेंटरी देखेंगे तो 2020 में कंपनी के पास 2,056 करोड़ का इन्वेंटरी था और 82 करोड़ का कैश इक्विवेलेंट्स था। 2021 में 2,173 करोड़ वर्थ ऑफ इन्वेंटरी और 262 करोड़ कैश। और अभी सितंबर 2021 तक कंपनी के पास 2,394 करोड़ वर्थ ऑफ इन्वेंटरी है और 235 करोड़ वर्थ ऑफ कैश है। और कंपनी के पास कितना ज्यादा इन्वेंटरी है और कितना ज्यादा कैश है वही डिटरमाइन करता है कि कंपनी कितना ज्यादा प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट कर पाएगा। यानी कंपनी कोई लोन लिए बिना या कोई डेट एक्यूमुलेट किए बिना कितना प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट कर पाता है वो बताता है कंपनी का कैश इक्विवेलेंट्स और इन्वेंटरी। और ये जो कैश इक्विवेलेंट्स और इन्वेंटरी का कैपेसिटी है इसको सुज़लोन को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज करना पड़ेगा क्योंकि अगर ये इसको इंक्रीज नहीं करेगा तो जो नए प्रोजेक्ट्स आएंगे उसको एग्जीक्यूट करने के लिए फिर से डेट लेना पड़ेगा। और अगर प्रोजेक्ट अच्छा जाता है और टाइम पे पेमेंट मिल जाता है देन इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन अगर प्रोजेक्ट में कुछ डिले होता है या पेमेंट में कुछ डिले होता है देन अगेन सुज़लोन फिर से डेट एक्यूमुलेट करेगा एंड द साइकिल ऑफ 2013 एंड 2019 विल रिपीट अगेन। और उस रीजन की वजह से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सुज़लोन अपना जो कैश इक्विवेलेंट्स और इन्वेंटरी है उसको बढ़ाने के ऊपर ज्यादा फोकस करे क्योंकि कंपनी के पास प्रोजेक्ट्स की कमी नहीं है बल्कि एग्जीक्यूशन फंड्स की कमी है। और इसके बाद अगर आप कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो अभी प्रमोटर्स के पास अराउंड 16.04% ऑफ द कंपनी है या स्टेक है जिसमें प्रमोटर्स ने ऑलमोस्ट 14.21% ऑफ द स्टेक प्लेज कर दिया है और प्रमोटर्स के पास अनप्लेज शेयर्स मात्र 1.84% है। म्यूचुअल फंड्स के पास 0.04% ऑफ द कंपनी है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास 11.8% ऑफ द कंपनी है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास 7.7% ऑफ द कंपनी है और रिटेलर्स के पास 64.42% ऑफ द कंपनी है। एंड ऑफ कोर्स सन फार्मा के फाउंडर दिलीप सांघवी एंड फैमिली ने जो इन्वेस्टमेंट किया था उसको अभी पब्लिक शेयर होल्डिंग के अंडर गिना गया है। फॉर टाइम बीइंग द शेयर होल्डिंग पैटर्न लुक्स प्रीटी वीक क्योंकि अभी मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स जो है वो पब्लिक के पास है। एंड ऑफ कोर्स अभी देखने वाली बात ये है कि अगर सुज़लोन नेक्स्ट 6 to 8 क्वार्टर्स में अगर टर्न अराउंड कर पाता है तो ऐसे केस में बड़े इन्वेस्टर्स क्या सुज़लोन में इंटरेस्टेड रहेंगे या नहीं रहेंगे, दैट वुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और उसके बाद अगर आप कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट देखेंगे तो मार्च 2020 में कंपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से नेगेटिव कैश फ्लो जनरेट करता था लेकिन वही 2021 में ये अराउंड 530 करोड़ का पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरेट करने लगा है विच इज एक्चुअली काइंड ऑफ अ गुड न्यूज फॉर द इन्वेस्टर्स। एंड ऑल्सो कंपनी का जो नेट कैश फ्लो था वो लास्ट ईयर मात्र 8 करोड़ था लेकिन वही मार्च 2021 में कंपनी अराउंड 180 करोड़ का नेट कैश फ्लो जनरेट करने लगा है। सो 2021 में सुज़लोन के लिए कैश फ्लो लुक्स अ लिटिल पॉजिटिव। और उसके अलावा सुज़लोन में 2 और बड़े इंप्रूवमेंट्स हुए हैं। पहला इंप्रूवमेंट है डेबिटर डेज का और ये डेबिटर डेज क्या होता है, किसी भी कंपनी को अपने कस्टमर से कितने दिनों के अंदर पैसे मिल जाता है वो होता है डेबिटर डेज। और ये डेबिटर डेज मार्च 2020 तक अराउंड 168 डेज हुआ करते थे यानी काम पूरा होने के बाद सुज़लोन के जो कस्टमर्स है वो 168 डेज के अंदर पेमेंट करते थे। लेकिन अभी 2021 में ये डेबिटर डेज रिड्यूस होके अभी 130 डेज हो गया है। और ये डेबिटर्स कम होने का जो फायदा होता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे लेकिन उससे पहले ये जो दूसरा बड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। और ये दूसरा इंप्रूवमेंट हुआ है इस कंपनी के कैश कन्वर्जन साइकिल में जिसको CCC भी बुलाते हैं। और ये कैश कन्वर्जन साइकिल क्या होता है, ये वो टाइम होता है जिसके अंदर कोई भी कंपनी अपना जो इन्वेस्टमेंट होता है इन्वेंटरी में या रिसोर्सेस में उसको सेल्स में कन्वर्ट करता है और उस सेल्स से कैश फ्लो जनरेट करता है। और ये कैश कन्वर्जन साइकिल 2020 में 315 डेज था और वही 2021 में ये 266 डेज पे रिड्यूस हो गया है। दैट मीन्स 2066 डेज के अंदर सुज़लोन क्या करता है, जो भी उसने पैसा इन्वेस्ट किया है रिसोर्सेस में उसको प्रोजेक्ट्स में एग्जीक्यूट भी कर देता है और उन प्रोजेक्ट्स के बदले जो पैसा आना होता है उसको कलेक्ट भी कर लेता है। और ये डेबिटर्स डेज और कैश कन्वर्शन साइकिल रिड्यूस होने का फायदा क्या होता है, जितना जल्दी कंपनी के पास पैसे आएंगे वो उतना ही जल्दी उस पैसे को नए प्रोजेक्ट में लगा पाएगा। दैट मीन्स अभी डेबिटर्स डेज रिड्यूस होने का और कैश कन्वर्शन साइकिल भी रिड्यूस होने का फायदा सुज़लोन को ये मिलता है कि सुज़लोन का ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगा जहां पर सुज़लोन पहले से ज्यादा जल्दी अभी प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट कर पाएगा। और ये जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी फैक्टर है जो डेबिटर्स डेज और कैश कन्वर्शन साइकिल की वजह से इंक्रीज हो रहा है वो सुज़लोन का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और नेट प्रॉफिट है उसको इंक्रीज करने में डायरेक्टली मदद करता है।
और इसीलिए आने वाले टाइम में भी ये जो दो फैक्टर्स है, डेबिटर डेज और कैश कन्वर्शन साइकिल, इसके ऊपर भी आपको नजर रखने की जरूरत है। क्या ये इंक्रीज हो रहा है, क्या ये डिक्रीज हो रहा है, इसको आपको डेफिनेटली ऑब्जर्व करना है, क्योंकि ये दोनों फैक्टर्स प्रॉफिट्स को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। तो चलिए अभी इसके बाद बात करते हैं सुज़लॉन के शेयर प्राइस के इंट्रिंसिक वैल्यू या फेयर वैल्यूएशन के बारे में, जहां पर हम देखेंगे कि अलग अलग पी वैल्यूएशन पे सुज़लॉन को कितना प्रॉफिट कमाना पड़ेगा अगर वो 10 रुपए के फेयर वैल्यूएशन को जस्टिफाई करना चाहता है। तो अभी सबसे पहले अगर आप देखिए तो किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो इनटू अर्निंग्स पर शेयर। यानी अगर किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस इंक्रीज होना है तो उसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो के रूप में वैल्यूएशन इंक्रीज होना है, नहीं तो उसका अर्निंग्स पर शेयर यानी जो कंपनी नेट प्रॉफिट कमाता है वो इंक्रीज होना है। और किसी भी कंपनी का जो अर्निंग्स पर शेयर होता है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो अभी सुज़लॉन के केस में अगर आप देखें तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है 890 करोड़। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो अगर सुज़लॉन 10 रुपए के फेयर वैल्यूएशन पे अराउंड 25p रेशियो या 25p वैल्यूएशन पे ट्रेड करना चाहता है तो सुज़लॉन को अराउंड 350 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाना पड़ेगा ऑन अ ईयरली बेसिस। और अगर ये 350 करोड़ नेट प्रॉफिट कमाएगा तो 350 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दैट इज इक्वल्स टू 890, दैट इज इक्वल्स टू 0.39 पैसे अर्निंग्स पर शेयर आता है। और इस अर्निंग्स पर शेयर को अगर आप 25p वैल्यूएशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली अराउंड 10 के आसपास आता है। और उसी तरीके से अगर सुज़लॉन का शेयर प्राइस 10 रुपए के फेयर वैल्यूएशन पे अराउंड 50p वैल्यूएशन पे ट्रेड करना चाहता है तो कंपनी को अराउंड 175 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाना पड़ेगा। एंड द सेम वे अगर ये 75p वैल्यूएशन पे 10 रुपए के फेयर प्राइस पे ट्रेड करना चाहता है तो इसको 120 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाना पड़ेगा। और फ्यूचर में मान लेते हैं कि इन्वेस्टर्स इस कंपनी में वैल्यू देखते हैं और इसको एट अ हायर वैल्यूएशन खरीदने के लिए रेडी हो जाते हैं, तो ऐसे केस में अगर ये 100p वैल्यूएशन पे ट्रेड करना चाहता है तो ऐसे केस में कंपनी को 90 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाना पड़ेगा। तो अभी तक जो हमने वैल्यूएशन डिस्कस किया उससे आपको ये तो अंडरस्टैंडिंग आ गया होगा कि कंपनी का जो अभी करंट शेयर प्राइस है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग वैल्यूएशंस पे कंपनी को कितना ज्यादा नेट प्रॉफिट कमाना पड़ेगा। और अभी इसको एज अ रेफरेंस पॉइंट लेके आपको सोचना है कि सुज़लॉन कितने वैल्यूएशन पे ट्रेड कर सकता है और क्या सुज़लॉन फ्यूचर में इतना नेट प्रॉफिट कमा पाएगा या नहीं कमा पाएगा। क्योंकि यहाँ पर किसी भी कंपनी का जो वैल्यूएशन होता है वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर पे डिपेंड करता है। यहाँ पर कुछ इन्वेस्टर्स इसका जो डेट प्रॉब्लम है उसको देख के इसको लोअर वैल्यूएशन पे इस कंपनी को वैल्यू कर सकते हैं और वही कुछ इन्वेस्टर्स इस कंपनी का जो टर्न अराउंड पोटेंशियल है उसके वैल्यू पे इसको हायर वैल्यूएशन पे भी इसको वैल्यू कर सकते हैं। और इसीलिए इस कंपनी का जो वैल्यूएशन है या पी रेशियो है वो क्या होना है ये मैं आपको डिसाइड करने के लिए छोड़ दूंगा और जो भी आपका आंसर है उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। तो अभी इसके बाद सुज़लॉन में जो रिस्क फैक्टर्स है उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, जहां पर सबसे पहला रिस्क फैक्टर है रिपीटेशन ऑफ पास्ट डेट मिस्टेक्स। क्योंकि सुज़लॉन ने 2009 से लेके 2020 के बीच में 3 बार मिस्टेक्स किया है और तीनों बार इन मिस्टेक्स का जो कॉन्सिक्वेंस है वो डेट एक्यूमुलेशन के रूप में सामने आया है। लेकिन लास्ट 3 टाइम्स डेट रीस्ट्रक्चरिंग हो गया और कंपनी बच गया और अगली बार डेट रीस्ट्रक्चरिंग होने का चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है और इसी रीजन की वजह से ये मौका सुज़लॉन का आखिरी मौका हो सकता है। और सुज़लॉन का मैनेजमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि इस मिस्टेक को रिपीट ना किया जाए और इसके लिए कंपनी ने कुछ स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स लिया है जिससे वो स्पेसिफिक चीजों पे फोकस कर रहे हैं, जहां पर कंपनी एग्रेसिवली कॉस्ट कट कर रहा है और कंपनी ये जो एक्सटर्नल फंड से प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करता था पहले उनमें से ज्यादा एक्सटर्नल फंड्स को कट करने की कोशिश कर रहा है और ज्यादा से ज्यादा जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको इन हाउस फंडिंग से ही एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा है। यानी कंपनी के पास जो भी प्रोजेक्ट्स आते हैं उन प्रोजेक्ट्स को ये कंपनी खुद के पैसों से ज्यादा एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा है और बहुत ही कम प्रोजेक्ट्स को ये एक्सटर्नल फंडिंग या डेट फंडिंग से एग्जीक्यूट कर रहा है। और इसके साथ साथ अभी कंपनी एग्रेसिव बिडिंग नहीं कर रहा है, यानी कंपनी उन्हीं प्रोजेक्ट्स के लिए बिड कर रहा है जिसमें मार्जिन अच्छा है और वही प्रोजेक्ट्स एक्सेप्ट कर रहा है जो इसके रिसोर्स बजट के लिमिट में है। और इन सारे मेजर्स की वजह से डेफिनेटली इस कंपनी का जो ग्रोथ है वो थोड़ा रिस्ट्रिक्ट जरूर हो जाएगा। लेकिन अभी सुज़लॉन के केस में ग्रोथ एक माइनर फैक्टर है, लेकिन मेजर फैक्टर है इस कंपनी का सर्वाइवेबिलिटी। और अगर कंपनी सर्वाइव करना चाहता है और फिर से डेट एक्यूमुलेट नहीं करना चाहता है तो ऐसे केस में कंपनी को बहुत ही स्मार्टली और बहुत ही एफिशिएंटली काम करना पड़ेगा। और अभी तक जो हमने काउंटर मेजर्स डिस्कस किया है अगर कंपनी उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करता है तो कंपनी डेट एक्यूमुलेट करे उसका चांसेस भी कम हो जाता है। और इसके बाद दूसरा रिस्क फैक्टर आता है सोलर एनर्जी का, जो कि विंड एनर्जी को टफ कंपटीशन दे रहा है। और सोलर एनर्जी के कंपटीशन थ्रेट के बारे में बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी बताया था, तो इसीलिए अभी देखेंगे कि कैसे सोलर एनर्जी विंड एनर्जी के सेक्टर को टक्कर दे रहा है या कंपटीशन दे रहा है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो सोलर के कंपैरिजन में विंड इज अ मोर एफिशिएंट पावर सोर्स
क्योंकि सोलर पैनल्स के कंपैरिजन में ये जो विंड टर्बाइन्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर में कम CO2 रिलीज करते हैं और ये कम एनर्जी कंज्यूम करते हैं और ज्यादा एनर्जी आउटपुट देते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि सोलर एनर्जी इज द लूजर एंड विंड एनर्जी इज द विनर? एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि विंड एनर्जी में भी कुछ वीकनेसेस है, जैसे कि वो बहुत ज्यादा स्पेस लेते हैं और डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में आप विंड एनर्जी का जो टर्बाइन्स होते हैं उनको इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। वही डेंसली पॉपुलेटेड एरिया के जो रूफटॉप होते हैं उसमें सोलर पैनल्स आसानी से फिट हो जाते हैं। तो यहाँ पर विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी दोनों के केस में एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें ये समझना है कि बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि इधर सोलर एनर्जी रहेगा नहीं तो विंड एनर्जी रहेगा, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी दोनों साथ में चलेंगे, क्योंकि अगर आप फॉसल फ्यूल्स की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ ऑयल यूज करना है या कोल यूज करना है ऐसा नहीं था। लोग ऑयल भी यूज करते थे, कोल भी यूज करते थे और नेचुरल गैस भी यूज करते हैं। उसी तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी में आपको सोलर ही यूज करना है, विंड ही यूज करना है, जियोथर्मल ही यूज करना है या बायोमास ही यूज करना है, ऐसा नहीं है। यू कैन यूज सोलर, यू कैन ऑल्सो यूज विंड, यू कैन यूज जियोथर्मल एंड यू कैन ऑल्सो यूज बायोमास। And for that reason, just because solar is picking up, that doesn't mean wind will go down. Wind energy and solar energy, they will exist in parallel. और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो सुज़लॉन सिर्फ विंड एनर्जी में ही नहीं है, बल्कि 2016 में इसने सोलर एनर्जी सेक्टर में भी कदम रखा है, जहां पर अभी तक इसने 340 मेगावाट्स का इंस्टॉलेशन किया है अक्रॉस वेरियस स्टेट्स। और उसके अलावा सुज़लॉन ने 1500 मेगावाट्स का विंड सोलर हाइब्रिड पार्क भी रजिस्टर किया है इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। यानी अभी सुज़लॉन विंड एनर्जी के साथ साथ सोलर एनर्जी में भी काम कर रहा है। दैट मींस सोलर में ग्रोथ हो या विंड में ग्रोथ हो, दोनों का फायदा सुज़लॉन को भी मिलेगा। तो फाइनली अगर आप डिस्कशन को समराइज करेंगे तो एज ए इन्वेस्टर अभी आपको ये देखना है कि अगले आने वाले 8 क्वार्टर्स में कंपनी का डेट लेवल रिड्यूस होता है या इंक्रीज होता है। और दूसरा पॉइंट आपको देखना है कंपनी का सेल्स ग्रोथ, जिससे आपको यह पता चलेगा कि कंपनी अपना जो मार्केट शेयर खो चुका है उसमें कितना मार्केट शेयर गेन कर रहा है। और तीसरा पॉइंट आपको देखना है इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जहां पर आपको देखना है कि क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कंपनी कमा रहा है, क्या वो कंपनी का जो इंटरेस्ट बर्डन है उसको पे करने के लिए सफिशिएंट है या नहीं, उसको आपको ट्रैक करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ट्रैक करना है कंपनी का नेट प्रॉफिट, जहां पर आपको क्वार्टरली बेसिस पे ये देखना है कि कंपनी का जो लॉसेस है वो कितना जल्दी नैरो डाउन हो रहा है और कंपनी कितना जल्दी प्रॉफिट में आ सकता है। क्योंकि अल्टीमेटली अगर कंपनी लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करना चाहता है और अगर इन्वेस्टर्स इस कंपनी के शेयर प्राइस से पैसा कमाना चाहते हैं तो इस कंपनी को जल्द से जल्द लॉसेस से निकल के प्रॉफिट में आना पड़ेगा। तो ये था सुज़लॉन के ऊपर एक डिटेल्ड केस स्टडी।